शुरुआत अगर देखेंगे तो ये विषय जो है लोक प्रशासन, एक तो पहले ये शब्द जब हम यूज करते हैं, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए टर्म, है ना, तो दो शब्दों से बना है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, है ना. एडमिनिस्ट्रेयर, इसका मतलब क्या होता है? टू मूव, टू ऑपरेट, है ना, चलाना, चलाना, टू मूव, टू ऑपरेट, चलाना. और भी मैं हल्का करता हूं, व्यवस्था करना. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. अब जैसे आज क्लास ये चल रही है तो कुछ लोग चलाने वाले हैं, इसमें लाइट है, जल रही है, बैठने लायक स्थिति है, इसके पीछे एक व्यवस्था बनी हुई है. अगर आप नहीं आते तो आज नहीं, जैसे तैसे होता, मान लीजिए कुर्सी फेंका होता है, तो लाइट नहीं रहती, तो कोई जरूरत नहीं थी इसकी. तो प्रशासन में हम क्या करते हैं? कुछ सिस्टम को व्यवस्थित करते हैं, और सिस्टम को चलाने में जरूरत किसकी पड़ती है? संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की. टुडे वी आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए टीम. हम लोग एक टीम के रूप में आज ऑर्गेनाइज हुए, आप आए, हम आए, इससे एक संगठन बना, है ना, यहाँ पे एक संगठन बन गया. तो एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप जो है ना, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ये ध्यान रखिएगा, संगठन से. अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य संगठित क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य अकेले अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है. मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं. अगर आप लोग नहीं कोचिंग करोगे, नहीं तैयारी करोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि तैयारी नहीं होगा, होता है. लेकिन कोचिंग करोगे तो थोड़ा कुछ प्रोफेशनली, कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ ढंग के चीज आपको दे दी जाती है, तो जल्दी हो जाता है. इतना ही फर्क है. ठीक है, तो संगठन में ही प्रशासन के गुण अंतर्निहित होते हैं. हमें ऑर्गेनाइज होते हैं जब, तभी उसकी जरूरत पड़ती है. अब जब संगठन बन गया तो चलेगा कैसे? मान लेते हैं भूमि IAS एक है, इसके कुछ प्रबंधकीय टीम है, एडमिन में लोग होंगे चलाने वाले. क्लास कितने बजे से है, बच्चों को मैसेज गया कि नहीं, नोट्स है कि नहीं है, क्लास में पानी है कि नहीं है, मतलब व्यवस्थाएं करना. एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट, इससे ज्यादा परिभाषा रटना नहीं है. लोक प्रशासन, या छोड़ो, लोक प्रशासन, प्रशासन क्या है? किसी संगठन को चलाने के लिए जो काम करना पड़े, देहाती भाषा में बात करें पहले, वो सभी प्रशासन होता है. अब इसमें लोग बताएंगे कि क्या करना पड़ता है. देयर आर थ्योरीज, कुछ लोग होंगे जो बताएंगे. इसमें कोई लूथर गुलिक नाम का होगा व्यक्ति जो समझाएगा कि इसका प्लान करना होता है, नियोजन करना होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना होता है, कार्यकर्ता के बीच तालमेल करना होगा, कुछ गाइड करना पड़ेगा, है ना, समन्वय करना होगा. ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, अभी जार्गन में नहीं जाना है. प्रशासन क्या है? किसी संगठन को चलाने की व्यवस्था करना, या किसी संगठन को चलाने में जो भी गतिविधियां करनी पड़े, वो सभी प्रशासन है. यही काम प्रबंधन में होता है. और प्रशासन और प्रबंधन कोई दो शब्द नहीं है. दोनों का अंतर जो है ना, टाइप का नहीं है, डिग्री का है ना. डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिग्री. हम लोग इसको डिग्री में ही देख सकते हैं. दोनों में काम तो एक ही जैसा है. अब ये सरकारी संगठन होता, मान लीजिए आज कोई सरकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता, तो क्या यहाँ पे ये नहीं रहता ऐसा? इस तरह से थोड़ी, मान लीजिए कुर्सी अच्छा कर दीजिए, आप लोग का टाई बंध जाता, अब आप स्टूडेंट से प्रोफेशनल हो जाते, एक लगा रहता आपका आई कार्ड, थोड़ा सा लेविस हो जाता, और कि भाई इतने देश के होनहार IAS अफसर्स हैं. कोई ट्रेनर आता और आपको कुछ बात बता रहा होता, कुछ और मल्टीमीडिया होता आपके टेबल पे भी. अब जाओगे तो ज्ञानशाला है लवासना में, हर टेबल, आपके टेबल के सामने स्क्रीन लगे हुए हैं, माइक वाइक लगा सकते हो, पार्लियामेंट जैसा है. ठीक है, उतना भव्य नहीं है, इतना एकदम मत सोच लेना संसद भवन, थोड़ा गरीब टाइप का ही है, लेकिन अच्छा है ना. उसका नाम है ज्ञानशाला, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है. ठीक है, उसी के सामने डायरेक्टर्स रूम है उधर.
तो उसमें भी टीचर आके पढ़ाएंगे और पढ़ना है, पढ़ने से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। प्रशासन चलाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि पास कर गए तो बस अब सब हो ही हो गया, क्योंकि उसमें जाके करोगे क्या है। कोई योजना चल रही होगी तो जानना पड़ेगा ना, योजना देते कैसे हैं। कोई ठेकेदार आ जाएगा, कोई कंपनी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है पता होगा ना, कि किसी भी कागज में लाओ, हाँ ला लो, ठीक है, साइन मार दो, ऐसे नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत वो है कि नहीं है, क्योंकि आप सरकार के बिहाफ पे साइन करने जा रहे हैं, तो आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए। लोगों से मिलना है, कस्टमर से मिलना है, तो कस्टमर से कैसे मिल ले। कोई भी आया, आप बैठे हो ऑफिस में, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, राजा साहब हैं, इतना भावुक नहीं हो सकते आप। मंत्री और प्रधानमंत्री का अप्रोच और एक एडमिनिस्ट्रेटर का अप्रोच अलग होता है। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम किससे कब मिलेंगे, कितना समय देंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग चाटुकारिता करने आ जाएंगे, अरे सर कमाल के लग रहे हैं आप, बहुत बड़े, आप बैठो चाय पियो, आज का काम खत्म। ऐसे चला सस्पेंड होने में कितना देर लगेगा। ये मैनेजर नहीं कर सकता। मतलब मैनेजर को, प्रशासक को क्या होता है, संचार कौशल, इमोशनली इंटेलिजेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट का ज्ञान, पैसा इंपॉर्टेंस है ना। बोलना नहीं है लेकिन काम करना पड़ेगा, ऐसा है ना। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, उसको हैंडल करना पड़ेगा अच्छे से। हाउ टू हैंडल इट आपको आना चाहिए, कहाँ से कैसे करें, आपको टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो वही काम आप प्रशासन में करते हो, वही काम प्रबंधन में करते हो। दोनों में जो अंतर हुआ ना, एक तो पब्लिक प्राइवेट का अंतर एक जमाने में था, वो भी 80 के दशक के बाद से चेंज हो गया, क्योंकि लोक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक 80 के दशक के बाद काफी नजदीक आ चुके हैं। आप जानते हैं वो एलपीजी पैराडाइम का वजह है। राजनीति में भी सोच बदलाव हुआ। आज नव उदारवाद का जीवन है, ठीक है। न्यू लिबरल, न्यू राइट फिलॉसफी में आप जीते हैं। ये जो पार्टी आज आपके देश में शासन कर रही है, या जो अमेरिका में है, या जो ब्रिटेन में है, ये सब दक्षिण पंथी पार्टियां हैं। दक्षिण पंथी पार्टियां नेशनलिस्ट होती हैं, वो आज भी दिख रहा है। दक्षिण पंथी पार्टियां अपने प्रोडक्ट्स को ही चलाने पे ध्यान देती हैं, मार्केट वार्केट ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। थोड़ा रिगरस होती हैं, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, ज्यादा दृढ़ होती हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं, और अपने आप को कहलवाना चाहती हैं कि कंजर्वेटिव है, हम रहेंगे। वो ऐसा कहते हैं, जैसे भारत में नाम रखा है शैतान सिंह, किसी का नाम होगा शैतान सिंह तो शैतान थोड़ी होगा, शैतान का दमन करने वाला। तो कुछ पार्टियां अपने आप को, जैसे यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, अब जब नाम रखा जा रहा होगा तो ये नाम तो बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी क्यों रखा होगा, उसकी कुछ सोच होगी, उसको लोग कहते होंगे कंजर्वेटिव, तो बोला कि अगर ये सोच कंजर्वेटिव है तो हाँ हम हैं, हम कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। जैसे पार्टी कहती है ना कि भारत माता की जय बोलना अगर नॉन सेकुलर है तो हम नॉन सेकुलर हैं जी, खुल के बोलती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोगों का कल्याण करना, लोगों के हित में जुड़ना, राष्ट्र सुरक्षा में लगे रहना, अगर यही खराब है तो हम खराब ही हैं, चलो, तो अपना नाम भी लोग रखवा लेते हैं इसीलिए, समझ गए। लेकिन सारी पार्टियों का मूड चेंज है आज। सभी क्या है, मार्केट फोर्स है, सभी थोड़े लिबरल पैराडाइम, सभी थोड़े बीच बीच के हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अब दक्षिण पंथ नहीं है, नवीन दक्षिण पंथ है, ठीक है। न वाम पंथ है न दक्षिण पंथ है, नव वाम पंथ है और नवीन दक्षिण पंथ के युग में हम जीते हैं, जिसमें लोक निजी के बीच की दूरी समाप्त होती जा रही है। तो दोनों एक जैसी ही सिम्टम आपको नजर आएगी काम करने में। सरकार में जाओगे तो ऐसे ही, अभी एयर इंडिया मान लो बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले भी प्रोफेशनल ही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन कुछ सरकारी चीज जो होता है उसकी वजह से घाटा उसका लगता रहा, ठीक है। एयर इंडिया बेचने का नौबत क्यों आया, अगर सीखे होते जो लोग प्रशासन कहता है या मैनेजमेंट, तो बेचने का नौबत नहीं आता। संसाधनों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। एक तो चूंकि सरकारी है तो ढेर सारा क्या होता है, यूं ही चलता है फ्री में। सांसद ट्रैवल कर रहा है, उसके कितने अमला फैला है, पीए और ये वो, प्रशासक ये हो, तो टिकट का तो पैसा आता नहीं है, नंबर 1। अब बिल उल बनता है, सरकार आपका 6000 का भी टिकट कटाओगे तो उसका बिल्टी होगा, कितना जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी साइन करेगा तो आपके खाते में पैसा आएगा। तो जो भी है पैसा उसको एक तो लेट से मिलता है, नंबर 1। प्राइवेट कंपनी जैसा नहीं कि पहले पैसा काम बाद में, तो प्रोफेशनली दे देती हैं, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखती हैं। दूसरा, उसके भी जो मैनेजर हुए लिख लोढ़ा पत्थर
इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ के आईएएस बनाया हम लोगों ने, वही मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। सिविल सेवा में चेंजेस क्यों जरूरी है, क्यों सिलेबस हटना चाहिए? ऑप्शनल हट जाए तो अच्छा है। आप रोज सुबह सुबह मनाया करो 8 बजे कि हट जाए, है ना? आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और देश के लिए भी अच्छा है। मान लो इतिहास पढ़े, ट्रेनिंग से कोई मैनेजर बन जाएगा? अप्रोच ही नहीं है। कैसे चलाएं सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते कैसे, उसके लिए चाहिए होगा ना। अब देखो, एक मार्केटिंग एक चीज है, तो मार्केटिंग क्या होती है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है कि भाई कस्टमर पहले, प्रोडक्ट बाद में। सेल मेथड बदल गया है। पहले मार्केटिंग होता था कचरा, अच्छा बुरा कुछ भी बेच डालो, कस्टमर को दे दो कुछ भी। ऐसा नहीं है। आज जितनी बड़ी कंपनी दुनिया में है, चाहे वो गवर्नमेंट की ही हो क्यों नहीं, उन सब में कस्टमर फर्स्ट है। और सबसे अच्छा यही होता है कि कस्टमर से 1 रुपए ना लिया जाए। हम लोग थोड़ा कम लेते हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, है ना? लेकिन ये सबसे अच्छा है। गूगल 1 रुपया नहीं लेता है। क्या गरीब कंपनी है गूगल? कितना टर्नओवर होगा गूगल का? सीईओ का क्या होता होगा सोचो। गूगल के फाउंडर्स जो हैं, बहुत जाइंट कंपनी है। अब वो सब में समय बहुत लगेगा। चलिए, जितने जियो कितना पैसा लिया है देश से? 0 पैसा लिया भी 3 साल में लौटा देगा। कॉन्ट्रैक्ट है, देना ही है उसको। 0 रुपीज। तो क्या है, जियो खत्म हो गया। रिलायंस से बड़ा कोई कंपनी नहीं है इंडिया में अभी। एशिया के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। कहां से पैसा आ जाता है? यही जिंदगी है। आज मुखर्जी नगर में कोई अरमानी का जींस देने लगे फ्री में स्टूडेंट्स को, आपके जैसे बच्चों को जो थोड़ा वीकर, थोड़ा हम्बल फैमिली, नहीं भी पैसा है भी तो क्या हो, जवान है, आए, हमें फ्री में मिल गया, पढ़ने आए मुखर्जी नगर, किसी ने अरमानी का जींस दे दिया जो हम नाम सुने थे 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है, तो कहाँ भूल पाएंगे। और कहीं मान लो आईएएस नहीं बने, कहीं बिजनेस खोल के बड़े हो गए, दिल्ली उतरे, तो याद करेंगे ना, चलो जरा देखते हैं, चाय पीते हैं मुखर्जी नगर। और तब अगर अरमानी का वही आउटलेट दिखा तो अंदर से एक बढ़िया सा कारबोली के सूट से अंदर से निकाल करके, और 10 करोड़ का हो सकता है चेक एक ही बार, ये लो डोनेशन, वो कमाई होता है, वो दे सकता है। ये कौन देगा? जिसको ये याद होगा कि इमोशनली किसने काम किया था हमारे ऐसे समय में, और ऐसे कंपनी ऐसी चलती हैं, है ना? एक पर एक लोग हैं देश में, दुनिया में, भारत में तो और भी बहुत। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा, धार्मिक ही सही, को 35 किलो सोना सिद्धि विनायक में दे आया। भाई देने का गट्स है ना, देने का गट्स चाहिए। अब आधार कुछ भी हो, चलो जी धर्म के नाम पे, लेकिन कोई भी ऐसा काम कर सकता है। ठीक, मैं ही इतना आपके लिए, मतलब मैं इतना महान नहीं बन पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी में, लेकिन अगर कुछ करता हूँ तो कुछ तो हमारा भी स्पिरिट होता होगा ना, कुछ हमें भी तो कुछ मिला होगा, हेल्पिंग हैंड, कुछ हमारे भी ऐसी चीजें होंगी बैकग्राउंड में, तो ये चीजें काम जरूर करते हैं। ठीक, अब वो कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी होगी, लेकिन ऐसी कंपनी शुरू में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहती है, और वो सबके बस का है नहीं, सबको इतना पेशेंस नहीं है, इसलिए गूगल सब कोई नहीं बन पाता है। समझ गए, ये कहानी है। तो अब करना चाहिए कस्टमर का हित। एयर इंडिया ने कस्टमर का हित किया, प्राइस देखो कभी घटाया नहीं, कभी थोड़ा घाटा है ही तो थोड़ा घाटा को और बढ़ा ही लें, कस्टमर का इंटरेस्ट करके आगे बढ़ा दें, तो नहीं कभी हुआ। ट्रैवल करोगे तो खाना बंद, इकोनॉमी में चिकन नहीं मिलेगा, ये कौन सा बात है भाई? बहुत सारे समुदाय धर्म के लोग हैं चिकन नहीं खाते हैं, खिलाओ, थोड़ा ज़्यादा खिलाओ, क्योंकि घाटा में चल रहा है ना, ज़्यादा अच्छा खिलाओ, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी, जब सुनामी आया और रिलायंस का पूरा पेट्रोकेमिकल सब बर्बाद हो गया, 15 दिन में वो आदमी सब ठीक करा लिया, सब डूब गया, रिलायंस क्रैश, घर वाले दुखी उदास कि जा अब तो सब साम्राज्य खत्म। लेकिन वो साहस, फिर वही बात है, इसीलिए सब कोई धीरू भाई अंबानी नहीं हो सकता ना। बुलाया चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कितना पैसा है हमारा? तो इतना, सारा पैसा निकाल दो। अपना बेटा को बुलाया, मुकेश इधर आओ, 1 दिन में 50 करोड़ खर्चा कर पाओगे? 1 दिन में 48 करोड़ करोगे तो वापस बुला दूंगा, कर पाओगे कि नहीं बोलो? तो कहा कि पिताजी आप पैसा खर्चा करने को बोल रहे हैं, अभी सब डूब गया, खत्म हो गया।
बोला कि जो कह रहा हूं चुपचाप करो, मेरा है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। गुजरात भेजा। एक एक दिन में 50 करोड़ रुपए खर्च करना, 50 CR इन 1 डे। और जितना मिट्टी कचरा ये सब आया था ना समुद्र का, सब रिफाइनरी से निकाल के क्लीन कर देना था। और रिलायंस का जो अभी हेडक्वार्टर आप देखते हैं उसी समय लिया गया। जब इतना नुकसान में गया, सबसे बड़ा लैंड ले करके उसमें बोला कि ऑफिस बनाना शुरू करो यहाँ पे। लोग सोचते कि लगता है गड़बड़ हो गया, बोला चुप करो करो, मेरा है, हम करेंगे। उसमें भी पैसा लगवा दिया दुनिया भर का। जितने शेयर धारक थे भारत के लोग उदास कि जब तो रिलायंस डूब गया, अब क्या कोई कुछ कर रहा है, कुछ किसी का भी कुछ नहीं हो। सबको बोला कि 3 गुना पैसा दो। तो अरे आपको तो स्टॉक मार्केट में गिरा हुआ, तो गिरा हुआ उन्हें से भारत चलता है, उल्टा करो। 3 गुना पैसा स्टेक होल्डर का लौटवा दिया। भारत में जय 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 हो गया। 15 दिन में ही रिलायंस फिर उभर के फिर सामने, फिर उसका स्टेक्स कितना आगे बढ़ा यहाँ के। आज रिलायंस आप देख लीजिए, ऐसे चलता है। मैनेजमेंट, साहस, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, है ना, हमेशा क्या है, ब्रांडिंग, बॉन्डिंग, देन बिजनेस। एयर इंडिया ने क्या किया, बॉन्डिंग 0, ब्रांडिंग भी गरीबे टाइप का, बिजनेस भी गरीबे टाइप का। तो टाटा खरीद लेगा, कोई और ले लेगा, और फिर वही ब्रांड चलने लगेगा। अरे आप ऐसे में जब चीजें दिक्कत हो, मान लो आप एग्जाम में फेल करने लगो, तो ऐसे करके सो जाओ, अच्छा होगा लाइफ। एग्जाम खराब हो जाए तो और लगना पड़ता है ना। तो ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में लगना पड़ता है। तो मैनेजर्स का ये काम है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में ये जितनी चीज आप पढ़ोगे इस विषय के प्रबंधकीय चीजों के बारे में, वो सभी प्राइवेट कंपनीज में पहले आएंगे, प्राइवेट से पब्लिक में आई। ठीक है, अब इसके आगे एक लोक शब्द लगा देते हैं ना, तो लोक संगठनों में कैसे चलाएं उसको लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन क्या है, तो लिखिए तो, किसी संगठन को संचालित करने की संचालित करने में अंतर्निहित सभी गतिविधियां, कार्य, प्रशासन कहलाता है। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और यही चीज आगे लोक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सरकारी संगठन में। किताब पढ़ोगे तो लिखा होगा कि प्रशासन के आगे यदि लोक शब्द लगा दिया जाता है तो इसका अर्थ सरकार होता है। और पीटी का एग्जाम होता था तो उसमें बच्चे टिक मारते थे। ये पीटी का एग्जाम नहीं है, इसलिए बात आपको मैंने नहीं बताया, ना ही आपको उस तरह से पढ़ना और सीखना है। अगर आपको मास्टर डिग्री है और यूजीसी का एग्जाम देने गए तो गवर्नमेंट टिक मार देना कि आगे लोक लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गवर्नमेंट। लेकिन इट्स ए ट्रेडिशनल पैराडाइम। दैट मीन्स कि यही काम जब जहां पे लिखो किसी संगठन में, वहां लिख दोगे किसी लोक संगठन में, तो क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन। और अभी हमने आपको इतना कहानी बताया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ अलग नहीं किया जाता है, एक ही जैसा काम जिसमें नियोजन, समन्वय इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ अभी पढ़ेंगे, पोस्ट कॉर्प वो करते हैं। ठीक है, अभी तो हमें पहले ये सीखना है कि विषय ना उत्पत्ति इसकी कैसे हुई। क्योंकि हमें हमारे ब्रेन में एक फ्रेम पूरा होना चाहिए विषय का, वो फ्रेम रहेगा ना तो आंसर हमेशा अच्छा होता है। और पेपर 1 थ्योरेटिकल नेचर का है, पेपर 1 हमेशा फिलोसॉफिकल नेचर का होता है, पेपर 2 इज समथिंग फैक्चुअल। अब जैसे पंचायती राज ये सब था तो ये तथ्य वो बात, ऐसा पेपर 1 में ये सब बातें नहीं। एक समझ हमें बनानी है, हमें एक कहानी जैसी होनी चाहिए हमारे दिमाग में विषय के लिए। तो हमें
इस विषय का जो अगर देखें तो जन्म कब हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूं, ये कोई मनुष्य या तो नहीं है, है ना, जैसे 1887 में, लेकिन आप इतना इसको माइंड ना करें, पढ़ेंगे हम लोग। आप क्या याद रखें, 19वीं सदी, 19वीं सदी का ये विषय है। और जहां से आया है वो है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान तो पहले भी था ना, जब से जन्म हुआ है, जब से इंसान है तब से प्रतिस्पर्धा है। और सुकरात कहाँ सेंचुरी बीसी में था, 470 सेंचुरी बीसी में सुकरात का जन्म हुआ। चलो सुकरात को एग्जिट मार देते हैं, ये नहीं काउंट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के थ्योरिस्ट में, प्लेटो से पढ़ते हैं तो उसी का चेला था, तो वो भी सेंचुरी बीसी का ही, शताब्दी पूर्व। कौटिल्य की ही बात कर लें, शताब्दी पूर्व, भारत में ही बात कर लें, है ना। तो राजनीति पॉलिटिक्स की बात करने वाले अरस्तु, शताब्दी पूर्व। तो ये जो है ये क्या है, सदी पूर्व से ही है, सदी पूर्व से, बिफोर क्राइस्ट, जब से हमने शुरू किया। और ये 19वीं सदी का है। और आप ज्यादा सदी में नहीं आए हैं, आप कहाँ जीते हैं, 21वीं सदी में। सिविल सेवा की परीक्षा में ही लेंगे तो 1887 में इस विषय का जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राजनीति विज्ञान से अलग करके। और इस विषय को प्रस्थापित किया गया 1987 में भारत की सिविल सेवा की परीक्षा में। ठीक है, तो 100 साल बाद हमारे यहाँ डॉट आया है। और अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे, मतलब कब से एग्जाम शुरू हुआ होगा, 1987 के बाद। इतिहास भूगोल ये सब तो 1935 के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब थे तो भी थे, मतलब इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ होगा सिविल सेवा का, ये पहला एग्जाम है जब से लोक प्रशासन एज एन ऑप्शनल लॉन्च हुआ। इस विषय ने भारत को सबसे ज्यादा सिविल सेवक दिए हैं। और आज भी ओवरऑल चंक बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा चयन इसी से होता है। जितने जवान होंगे ना, उनका 2 ऑप्शनल में 1 सेकंड ऑप्शनल ये होता ही होता था, हम लोग उसे गवाही रहे हुए। पता नहीं क्यों इतने बच्चे पढ़ते थे उस समय। तो सेकंड ऑप्शनल कुछ नहीं समझ आया तो चलो जी क्या है, पबैड ले लो, एज ए सेकंड ऑप्शनल इसको खूब चूज किया जाता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना ही है और बड़ा इस तरह का चीज है। अब चूंकि एक ही ऑप्शनल हो गया तो संख्या हर ऑप्शनल में घटी है, इसमें भी है, बट अभी भी अच्छा खासा चंक है। इसके बाद ज्योग्राफी, अगर आज के 10 साल का एनालाइज करोगे तो या तो पबैट से जब सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है या फिर ज्योग्राफी से, यही 2 है, तीसरा नहीं आता है कहीं बीच में। ठीक है, ओवरऑल सिविल सेवा। ये मीडियम का बात मत बताया करो, है ना, मीडियम से कुछ भी ना, आप गुजराती कुछ भी, कोंकणी 22 भाषा में से कुछ भी लेके लिखोगे ना, पीटी पास करके सही चीज लिखोगे तो पास करते हैं, नंबर आता है। समय बदला हुआ है। आप लोग मसूरी जाएंगे तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कभी कोचिंग नहीं गए, लेकिन वो भी क्वालिफाई किए रहते हैं ऐसे विषय को लेकर के। ठीक, कोई बंद अवधारणाएं इसके लिए मत बनाइए। अब ये 19वीं सदी में जन्मा है, तो 19वीं सदी की दुनिया कैसी थी, है ना, क्यों इसका जन्म हुआ इस विषय का, ये हमें समझना है। ठीक है, जाहिर है कि थोड़ा सा इसको पुरानी चीजों से अगर देखेंगे तो अच्छा होगा। अगर हम एक मान लीजिए इसका 1887 में जन्म हुआ है, तो 1850 के आसपास की दुनिया को समझें कि मतलब इस समय राजनीति कैसी रही होगी, है ना, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस समय विज्ञान एवं तकनीक का क्या स्थिति था, है ना, दुनिया में समाज कैसा था, और जन्म कहाँ हुआ है इसका, तो अमेरिका। इसलिए आपको इसमें जो थिंकर मिलेंगे उसमें कोई झा, पांडे, शुक्ला, चौधरी साहब नहीं मिलेंगे। टेलर, गुलिक, फ्योल, उर्विक ऐसे ही लोग मिलेंगे, कोई जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड के मिलेंगे। इसका उद्भव ही पश्चिमी देशों में हुआ है और लिबरल माइंड का सब्जेक्ट है ना, लिबरल माइंड से लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लोड लीजिएगा कि ये थिंकर था, हम भी थिंकर बन जाएं, जैसे इतिहास पढ़ते पढ़ते गांधी बन जाते हैं बच्चे, तो कभी इतिहास में अच्छा नंबर नहीं ला पाते। गांधी नहीं बन पाओगे ना, वो बनने के लिए बहुत वर्चू चाहिए। गांधी को सीख करके लिख सकते हो एग्जाम में। आम आदमी आईएएस कौन बनता है, सरल सीधा सच्चा सुच्चा लड़का या लड़की, जिसको तबीयत खराब होता है, जो आम है, जिसको रोना आता है, जिसको मोहब्बत भी होता है, दिल टूटता भी है, ठीक भी होता है, ऐसा आम सिंपल सरल, ठीक है, ये आईएएस बनता है। लेकिन मैं देखता हूं कि तैयारी की प्रक्रिया जब शुरू होती है ना, तो लोग आम से अपने आप को खास सोच लेते हैं,
बस तैयारी ही नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। तो हमेशा सरल बने रहिए, सरलता से जल्दी सीखिएगा, जल्दी से काम होगा। ठीक है, 1850 में क्या थी दुनिया, पहले यहां पे आप ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए, और ऐसे कुछ पॉइंट्स बस नोट डाउन कर सकते हैं तो करते रहिए। ठीक है, लैंग्वेज में लिखने में समय बहुत लगेगा, कहानी बनाइए, है ना, फिल्म के जैसी एक स्टोरी अपने माइंड में डेवलप करिए। ये जमाना वो था जब अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो उदारवाद का प्रभाव था, लिबरलिज्म, व्यक्तिवाद का प्रभाव था, और इसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में पूंजीवाद का प्रभाव हो गया था। अगर आप लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे होते तो यही सब आप पढ़े होते पहले, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसका अपना एक हिस्ट्री है, इसमें नहीं जाना, आपका ये जगह नहीं है। पॉल साइंस वाले पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दीजिए। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म में ये सोच है कि व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी सोचने के लिए, वो अपने लिए पहल कर सकता है, तो व्यक्तिवाद का विकास हो गया। अब पहल करने में क्या, धन का भी एक्युमुलेशन करने लगा, धन का संग्रह। मनुष्य अपने नेचर से, ह्यूमन नेचर भी है मनुष्य का। इससे पीछे जाओगे तो मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ। वो कहता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, हॉब्स उसको मानता है। 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दियों में ऐसी चीजें आई, और हम लोग आज की दुनिया में आप समझ सकते हो अपनी बुद्धि से कि आपके भी अगल बगल बहुत स्वार्थी लोग मिले होंगे। तो मनुष्य स्वार्थी होता है, कोई कह दे तो कोई बड़ा बेकार चीज हो गया या झूठा है, ऐसा आपका ब्रेन नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये सब चीज था। ठीक है, कैपिटलिज्म था। जब कैपिटलिज्म होगा तो धन कहाँ होगा, एक जगह एकत्रण हो रहा होगा, ऐसी दुनिया थी। अभी यहां पे देखिए, मोटर, पहिया, विद्युत, ये सब चीजें आ गई हैं। जो इंडस्ट्री के लिए जो चीजें चाहिए ना, यहां पे मैं एक लिख रहा हूं, जो उद्योग के लिए जो चाहिए उन सब चीजों का सृजन हो गया है। मतलब विज्ञान एवं तकनीक भी थोड़ा हो गया है। अच्छा, चूंकि हमारे विषय का जन्म अमेरिका में हुआ है, तो 1850 के जमाने में यूएस का पैटर्न क्या था, यहाँ क्या हो रहा था, किन चीजों पे बल दिया जा रहा था। जैसे आज पूछा जाए कि आज भारत में क्या हो रहा है ओवरऑल, आज से 100 साल बाद लोग पढ़ें कि मतलब 1880 के बाद के जो भारत था उसमें क्या हो रहा था, तो लोक निजी भागीदारी पे बल दिया जा रहा है। हर जगह देखो, प्राइवेट प्लेयर्स का बढ़ना, गवर्नेंस पर बल देना। अगर प्रशासन और राजनीति की नज़र से हम लोग देखेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग पैटर्न हमें जानना है कि मतलब वहाँ पे कैसा था। ठीक है, यानी कि राजनीति कैसे थी, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का कैसे चलाया जा रहा था, जीवन पद्धति हमारी कैसी रही थी। तो हमें सीधे शिफ्ट हो जाना है अमेरिका में। आ जाइए, अमेरिका आ जाइए। कैसे ये विषय यहीं आया, पहले तो यही सीखना है कि अमेरिका में ही सब कुछ क्यों होता है यार। भारत में हम लोग इतना नाम लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और सब हो अमेरिका में क्यों गया, इतना खराब दिन क्यों आया, हमें ये सीखना है पहले। जैसे भारत में भी देखें तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने किताब लिखी बहुत अच्छी सी, अर्थशास्त्रा। ठीक है, नाम है अर्थशास्त्र, किताब है पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बातें कही गई हैं कि अमात्य होगा मौर्य पीरियड में। अमात्य यानी आपका जो कैबिनेट सेक्रेटरी, सिविल सर्विसेज का हेड, और कैसे हायरार्की होगी, क्या होगा, ऐसा बताया। तो हम लोग विष्णुगुप्त को लोक प्रशासन का जन्मदाता क्यों नहीं मानते? या फिर ऐसी चीजें अगर दुनिया में और भी कहीं हुई, जैसे अगर चाइना चले तो चाइना क्या किया है कि सेंचुरी बीसी से, सेकेंड सेंचुरी बीसी से ही योग्यता के आधार पे भर्ती कर रहा है। उसको समझ आ गया था इतना। उसके यहाँ की जो भाषा है मैंडरिन, वो एडमिनिस्ट्रेटर को भी मैंडरिन ही कहा जाता है। तो वहाँ पे क्यों नहीं हम लोग मान लेते हैं कि चीन में ही प्रशासन का समझ बना, ये देखो कितना अच्छा था। चलो थोड़ा यूरोप में झांक लें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुडापेस्ट, हंगरी, ऐसे जगह पे अगर जाएं तो राजशाहियाँ थी, जहाँ जहाँ मोनार्की थी वहाँ पे एक कैमरलिस्ट ग्रुप था। कैमरलिस्ट, कैमरलवाद हिंदी में उसको कहेंगे,
और जॉर्ज जिंक उसके प्रोफेसर थे या विचारक थे, जिन्होंने एक पद्धति डेवलप की कि राजशाही को भी चलाना है। राजशाही भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ते हैं? हाउ टू ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन। देन मोनार्की इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर राजशाही को हमें चलाना है तो इस राजशाही को चलाने के लिए क्या होना चाहिए भाई? कैसे मैनेजर आए, कैसे भर्ती किया जाए, उनका प्रमोशन कैसे हो, उनकी पदोन्नति कैसे की जाए, इसके लिए एक अध्येताओं का ग्रुप था जिसका बॉस एक हेड विचारक, उस समय का प्रोफेसर, आज का विचारक आप समझ लीजिए, ठीक है, वो था जॉर्ज जिंक। तो जॉर्ज जिंक को क्यों नहीं कहते, विष्णुगुप्त को क्यों नहीं कहते, या हंगरी में, जर्मनी में इसका जन्म क्यों नहीं मान लेते, अमेरिका में क्यों मान लेते हैं? हमें इस बात को पकड़ना है। और ये अपने आप में एक प्रश्न है कि वो कौन कौन से कारण थे जिस वजह से लोक प्रशासन के विषय का उद्भव अमेरिका में हुआ। एक फुल क्वेश्चन है, उसका उत्तर इसी कहानी से, स्टोरी से, हंसी खेल में मिल जाएगा। और 10,000 किताब पढ़ने से भी ये समझ इजीली ये नहीं आता है, और यही हमारे लिए प्रिपरेशन का सबब है। इस तरीके से काम करना है। थोड़ा सा कुछ लिखिए। लोक प्रशासन के विषय का उद्भव, विषय का उद्भव अमेरिका में ही क्यों हुआ है? Why public administration emerged as a disciplinary subject in United States of America? ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स आप लिखिएगा, कहानी सुनिए, नोट से पढ़िएगा, सिंपल है, इतना ही सरल है। क्यों हुआ साहब? देखिए, एक तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। ठीक है, अब आपको बताएं हमने कि ये मोटर, पहिया, विद्युत, ये सब हो गया था, ठीक है। और उद्योग जब हम लगा देते हैं तो कुछ होता है, प्रोडक्शन बहुत तेज होने लगता है। अब देखिए पहले कैसे प्रोडक्शन होता था, यानी 1810, 15, 20 में जाएं तो डोमेस्टिक सिस्टम में कुछ प्रोडक्शन होता था। और कॉटन इंडस्ट्री होगी, लोग पौधे से कॉटन निकाल के धागा बना के हैंडलूम चलाते होंगे। इसी में आ गया बिजली, मोटर, तो पावर लूम हो गया। तो बहुत उत्पादन करने की स्थिति उत्पन्न हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्री बनेगी तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, कोचिंग बनेगी तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। आप आए, ये ट्यूशन सेंटर होता तो भीड़ नहीं होती, समझ गए, अंतर है। तो इंडस्ट्री टाइप का चीज से संगठन बनना शुरू होता है। और अभी आपको बताया परिभाषा में, लोक प्रशासन या प्रशासन में हम क्या करते हैं, कैसे संगठन चलाएं। तो संगठन बनेगा तभी तो प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जिसने इमर्ज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब आपको लग रहा होगा, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, कि औद्योगिकरण तो शुरू हुआ गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, और ब्रिटेन उसका जगह था। रेनेसा वेनेसा आया, तर्क हुआ, उद्योग का प्रभाव हुआ। लेकिन फिर अमेरिका में असर क्यों? देखो, अमेरिका में माइग्रेशन बहुत हुआ है। इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स अगर है, देखें, एक व्यक्ति नाव लेके चला, स्टीमर लेके अटलांटिक में, और वो पहुंचा कहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आया, न्यू फाउंडलैंड के पास। यहाँ से चलना शुरू किया तो उसको लगा कि अच्छा ये गोल घूमेगा, ये आइलैंड है। इस एरिया में, इस जोन में यहाँ रुक करके इंटर मार दिया। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पूसी, है ना, अमेरिगो वेस्पूसी, ठीक है। और इसको बड़ा मजा आया कि कहाँ यूनान में इतना ठंडा है, यूरोप में -45 डिग्री चिल्ड हो जाता है, ये तो बड़ा मजेदार जगह है। क्योंकि यहाँ से शुरू किया तो इधर टेक्सास की तरफ बढ़ा, जहाँ सब जगह 26 डिग्री टेम्परेचर है। अब तो बिगड़ गया, क्लाइमेटिक चेंज, अब इधर भी तूफान उफान आता है, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसको बड़ा आनंद आया। इससे आगे बढ़ा तो यहाँ पे लहलहाते हुए खेत दिखे, है ना, मक्के, गेहूं
ऑटोमेटिकली प्रकृति के उगे हुए, और काले काले लोग बैठे हुए उसमें, थोड़ा सा दबे कुचले। तो सोचा दिमाग चलने लगा, ये सब अब समुद्र इतना दूर कौन तैरेगा, साहसी होगा वही, दबंग होगा वही ना। तो बड़े मछली हमेशा क्या है, खाती है, मनुष्य स्वार्थी है, आंख चमक गया कि अच्छा इनको किया जा सकता है, नौकर मिले हमें। और वही वहां के ओरिजिनल लोग थे, दैट इज रेड इंडियंस। इधर तो पहुंचे नहीं, इधर तो बाद में गए, इधर डेजर्ट था तो जाने का कोई मौका नहीं, कैनिबल रहते थे, इधर लोग मनुष्य को खाते थे। और यहाँ पे मैक्सिको से माइग्रेंट्स यहाँ पे जाते थे, वो भी बहुत बाद में माइग्रेशन हुआ है। आज यहाँ पे चीन की दीवार बनाने की बात हो रही है कि भाई लोग मैक्सिको से ना जाएं, उससे भी बड़ा अब प्रोटेक्शनिज्म का दौर है ना, दुनिया बदल चुकी है। तो ऐसे जगह पे एक कंट्री ढूंढा अमेरिको वेस्पूसी ने, उसका नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका नाम ही इसी पर पड़ा। और माइग्रेशन की प्रक्रिया सदियों तक चली, शताब्दियों तक चली। जितने गोरे हैं अमेरिका में, एक भी वहां के ओरिजिनल नहीं है। सब कहां से आए हैं, यूरोप से। औद्योगिकरण कहां हुआ था, यूरोप में। तो औद्योगिकरण मतलब उद्योग चलाते कैसे, उसका ज्ञान किसको होगा। हाँ, अब वो जो माइग्रेंट्स जहां जाएगा वहां वो दिन काटेगा कि मेहनत करेगा। तो भले ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई यूरोप में, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां दिखेगा, अमेरिका में। आप आए हो, आप बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, क्या अपने गांव घर में नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ सकते थे। आप वहां से आए तो ज्यादा पढ़ रहे हो, आप माइग्रेंट्स एक तरह से हो गए कुछ टाइम से। आपका एक उद्देश्य है, जो भी कहीं अप्रवासन करता है वो विशेष ध्यान देता है उस पर। दैट्स वाई जितने लोग आए वो कैसे हुए, बहुत ज्यादा ध्यान दिए। एक तो ये, प्लस जो माइग्रेशन हुआ ना, उस माइग्रेशन में कैथोलिक माइग्रेशन बहुत हुआ। तो धर्म का भी विषय है। अब कैथोलिक थोड़े, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, आप में कैथोलिक होंगे उसको माइंड नहीं करिए। प्रोटेस्टेंट ऐसा मानते हैं, मैंने नहीं माना है। प्रोटेस्टेंट ऐसा मानते हैं कि जो कैथोलिक होते हैं, दुनिया में मेजॉरिटी रूलर जितने कंट्री है ना वेस्टर्न वर्ल्ड, कैथोलिक डोमिनेशन का है। हम देखते हैं पोप जॉन पॉल, और इत्तेफाक से बुरा नहीं माना जाता उनके चीजों को। वही काम दूसरे धर्म वाला करेगा तो हो क्या जाएगा, क्या एम ही है, क्रिश्चियन नहीं है तो उतना मॉडर्न नहीं होगा। तो ये क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म का अभाव है बाकी देश में। बाकी धर्म ने वो प्राइड, वो सफलता प्राप्त नहीं की है। अब अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अगर दूसरे रिलीजन का हो, अगर वो करे, उसको भी हो, तो धीरे धीरे ऐसा होता है। ये एक स्वभाव है, महाजनो येन गतः स पंथा, इसी से ये चल रहा है। तो प्रोटेस्टेंट्स नहीं आए, कैथोलिक शुरू में आए। कैथोलिक थोड़े धर्म भीरू होते हैं, ठीक है, वो तो देखने आए क्या है वहां पे और क्या हो सकता है, धर्म का कल्याण कैसे होगा। लेकिन ये बात धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट्स में गई। प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो रैशनल ह्यूमन काइंड के होते हैं, थोड़े सा तार्किक होते हैं। वो मानते हैं, मैंने किसी धर्म के आधार पे बात नहीं कही है ना, वो विज्ञानवादी होते हैं, विज्ञानवाद पे चलना चाहते हैं। उनको चर्च ने बड़ा तंग किया यूरोप में। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कुछ सोचता है, बच्चे ज्यादा पैदा ना करना सोचता है, तो चर्च बोलेगा तुम होते कौन हो जी भगवान के काम में आने वाले। अब ये उसको लग रहा है कि जीवन बिगड़ेगा, तो मैनेजमेंट के साइड में जा रहा है, फिर उसको आध्यात्मिक बना के चाहिए तुमको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत था। तो प्रोटेस्टेंट्स के माइग्रेशन बहुत तेजी से यूरोप से बढ़े, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन था, उनको मजा नहीं आ रहा था कि यहाँ बैठ के दिन हमारा बर्बाद हो रहा है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अमेरिका में गोरे लोगों के बसाव की प्रक्रिया बढ़ी। जब वो आए तो विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे, है ना, तर्क विज्ञान इन सब के प्रभाव से, और कहीं जुनून से आए थे, कुछ करना चाहते थे, तो जगह मिल गया यूनाइटेड स्टेट्स। तो औद्योगिकरण का प्रभाव बहुत मिला। और औद्योगिकरण हुआ कहाँ, तो इधर हुआ, ईस्टर्न जोन में, ईस्टर्न वर्ल्ड में। पहले इधर इधर हुआ, इधर नहीं, इधर डेजर्ट था। इधर अभी बहुत सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है, बट पूर्वी अमेरिका में ये काम ज्यादा हुआ। क्योंकि वहां पे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अटलांटिक खुला हुआ है 24 घंटा है, 365 दिन, कहीं बर्फ नहीं जम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो पूरी दुनिया को सेल कर सकते हैं, ऐसा दिमाग में आया। और आप देख ही रहे हो ये ना, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ ही रहा था, तो आंख चमका लोगों का।
अब ये पूंजीवाद अमेरिका में कैसे आया और संगठन कैसे बना होगा। अब अमेरिको वेस्पुसी आया और मतलब 2-3 सदी पीछे चले जाइए तो गोरे लोग आए धीरे धीरे, तो सभी क्या थे, जमींदार, लैंडलॉर्ड, घोड़े पे चलते थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक, और लड़ाके टाइप के थे। अमेरिका की स्वतंत्रता की कहानी भी लड़ाकों की कहानी है। आप ऐसे समझिए, दबंग थे, गुंडे थे, थोड़ा और शब्द गड़बड़ यूज कर लें समझने के लिए, ओथेलो टाइप के थे। लैंडलॉर्ड्स के जो होते हैं मैस्कुलिनिटी भरी हुई थी, लंबे तगड़े रेस के थे ही, और ब्लैक्स को मार पीट के ब्लैक वाइट डिवाइड कर चुके थे, उनसे काम करवाते थे, स्लेव सिस्टम बना हुआ था। और ब्रिटिशर्स पीछे से लड़ने आए तो मार के भगाया इन लोगों ने। 13 बड़े लड़ाके, 13 ओथेलो, 13 राज्य अमेरिका के बने वो। और क्या हुआ, 1776 में संविधान बनाने बैठे, 1789 से लागू किए इंडिपेंडेंस के बाद। और जो सबसे बड़ा गुंडा, लड़ाका, ओथेलो, जमींदार, आप जो भी समझ लीजिए, अच्छा जमींदार, प्रतापी राजा, आप अपने हिसाब से, महाराजा धीराज, वो वहां का पहला राष्ट्रपति बना, उसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन। और धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे आए, पॉलिटिकल पार्टी और ये सब। लोकतांत्रिकरण एक प्रक्रिया है, कोई लक्ष्य नहीं कि एक बार पा गए बस लोकतंत्र मिल गया और फिर कल नहीं है लोकतंत्र, लोकतंत्र खतरे में है जैसा हमारे यहाँ होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं, लोकतंत्र धीरे धीरे मिलता है और धीरे धीरे जाएगा। हाँ, एक बारगी एक साथ में ये नहीं मिलता है। तो जब यहाँ पे लोग माइग्रेशन बहुत किए, जमींदार बने, और ये सब जो पहिए मोटर ये सब का हुआ ना, जैसा कि ब्रिटेन में भी हुआ होगा, यहाँ के लोग चूंकि जिजीविसा वाले थे, कुछ करना चाहते थे, और ज्यादातर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स थे जो रिलीजियस टेम्परामेंट के भी रहे होंगे, तो रिलीजन का इम्पैक्ट भी होता है। इम्पैक्ट ये है, कहानी है, एक बाइबल की कहानी है ना। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, कहानी आप उससे ना जोड़ें, उससे प्रेरित है चूंकि, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। तो बाइबल में ये कहा गया है कि जीवन जो है यूं ही नहीं काटना चाहिए। कहानी ऐसी है कि स्वर्ग में एक बाग था, ठीक है, और उस बाग में 2 लोग, प्रतीकात्मक लोग रहते थे। एक का नाम था अब्राहम और एक का नाम है एडम्स। तो अब्राहम और एडम्स रहते थे ईडन नामक बाग में। ईडन गार्डन वो कोलकाता का नहीं समझिएगा आप, अपने यहाँ काल्पनिक कथा है, किंवदंतियां। तो एडम्स ने कुछ चारित्रिक गलती की, भगवान ने डांटा, बोला कि जाओ नालायक हो तुम, जमीन पे चले जाओ, पृथ्वी पर आ गए वो। तो खाने पीने के लिए, कंद मूल के लिए लाइफ अपना गुजार दिया, वक्त बर्बाद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो स्वर्ग में रहे। तो स्वर्ग में खाने पीने ब्ला ब्ला की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तो वहां पे उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया मानवता के लिए। तो ये मैसेज देता है कि बिहेव लाइक अब्राहम, है ना, टू बिकम एट द बीइंग लेवल ऑफ द अब्राहम। अब्राहम जैसी क्षमता का विकास करो, कुछ बड़ा करो, छोटा मत करो। इसीलिए अमेरिका में अधिकतम कंपनियों के मालिक अमेरिकन हैं, क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहते, मानेगा ही नहीं। अमेरिका जो भी होगा ना, अमेरिकन लोगों का जो इस दिमाग है, जो स्पिरिट है, थोड़ा सा देखिए ज्यादा करेगा, मानेगा नहीं। यूरोप और अमेरिका के लोगों का फिजिक भी अलग होता है। अगर दारू ही पीना है ना तो थोड़ा ज्यादा पिएगा। 84% बियर पूरे वर्ल्ड का पी जाता है, 92% चिकन खा जाता है, 100% इंपोर्टेड फ्रूट्स खा जाता है अमेरिका। इतना कंज्यूमरिज्म है, ये कलम से लिखा फेंक दिया, वहां पर रिफिल नहीं मिलता, हमारे यहाँ रिफिल किया जाता है। कंज्यूमरिज्म, यूज एंड थ्रो। मोहब्बत ही करना होगा तो ज्यादा करेगा, डाइवोर्स भी थोड़ा ज्यादा, 1 एक्स्ट्रा माइल खाएगा ज्यादा, मेहनत ज्यादा करेगा। थोड़े बल्कि होते हैं लोग, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग थोड़े मोटे होंगे, यूरोपियन होगा ना चिपका होगा, एकदम वेल बिल्ड फिट एकदम होगा, क्योंकि वो सब कुछ पूरा ध्यान रखेगा, कितना एकदम कॉम्बिनेशन चाहिए वसा का, प्रोटीन का, एकदम उतना ही लेगा। अमेरिका में ये नहीं है ना। वो पूरा सिल्वेस्टर स्टेलोन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे एक्टर भी उधर ही पैदा होते हैं, यहाँ नहीं आते। वो भी सब अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के हैं, यूरोपियन पतले होते हैं,
नाक सीधी, सिंपल अपने से रहेंगे, वो करेंगे। अब किसी का प्रोफेशन हो जाए तो वो करेगा ऐसा, लेकिन अमेरिकन स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा करता है, 1 एक्स्ट्रा माइल। और उसका नेचर है, जो भी माइग्रेशन करता है वो ज्यादा करता है। समझ गए? कुछ बात समझ में आ रहा है? कैसे ही लग रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए अमेरिका लीडर है, इसीलिए अमेरिका सक्सेसफुल है, कुछ ज्यादा करता है, 1 एक्स्ट्रा माइल। पढ़ना ही है ना, जब लगने लगे कि मर जाएंगे तो 1 घंटा और पढ़ने से कोई नहीं मरता है। खाने में 1 रोटी ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर सो नहीं गए, कुछ ज्यादा, कुछ भी काम थोड़ा ज्यादा और ज्यादा, ये स्पिरिट है। तो औद्योगिकरण कहाँ ज्यादा होगा? अमेरिका में। अब जब उद्योग लगा, उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, और क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। तो किसके पास होगा पूंजी? ये नीचे दक्षिणी राज्यों में जो आए, जो जमीन हड़प लिए, ब्लैक से काम कराते थे, पूंजी इनके पास थी। बीच से जमीन बेचना शुरू किए। बाद में जो लोग माइग्रेशन हुए, गरीब टाइप के लोग थे, वो सब क्या है? अमेरिका के नॉर्दर्न राज्यों में जाके शिफ्ट हो गए। तो उत्तरी अमेरिकी लोग यहाँ पे खेती करते थे कृषकीय मजदूर के रूप में, और खेत था इनका लूटा हुआ, इसमें ब्लैक भी शामिल है। अब यहां से खेत बेच करके, तो खेत खरीदता कौन है? जो थोड़ा कृषकीय मजदूर है। अभी गांव में चले जाओगे, जो कोई शहर वाला होगा वो गांव में लैंड नहीं खरीदेगा। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर्बल इंडस्ट्री लगाना है तो अलग बात है, जल्दी नहीं खरीदेगा। लेकिन कोई खेतीहर मजदूर होगा, उसका एक बेटा सेना में चला जाए, तो क्या करेगा? वहीं के लोगों से प्रभावित होकर फट से एक जमीन ले लेता है। तो जमीन कौन खरीदेगा? और जो पीछे है, उत्तरी अमेरिकी राज्य के लोग, ये लैंड खरीदे, पैसा यहाँ आया, ये कैपिटल कहाँ जाएगा? पूर्वी क्षेत्रों में तकनीक के साथ उद्योग लगाए गए। शिकागो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ऐसे जगह पे इंडस्ट्रीज लगाई गई। और यहाँ पे जो कृषकीय मजदूर थे, ये चल पड़े यहाँ से वहां, कि अब तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब क्या है, उद्योग में काम करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। चूंकि वो भी तो अमेरिकन है, कृषकीय मजदूर भी है तो अमेरिका का, वो भी ज्यादा चाहिए उसको, 1 एक्स्ट्रा माइल टू गो। ठीक है? तो इस तरीके से संगठन में भीड़ इकट्ठी हो गई पूर्वी अमेरिकी राज्यों में, पूर्वी अमेरिकी तटों पे के जो उद्योग थे वहां पे। और जब हुई तो समस्या भी अमेरिका ने ज्यादा झेला, संगठन में समस्या ज्यादा झेला। तो संगठन में समस्या का समाधान करने के लिए अध्ययन भी कहाँ होगा? अमेरिका में ही ज्यादा होगा। तो लोक प्रशासन जैसा विषय का उद्भव कहाँ होगा? मैथमेटिकल है, दैट्स ऑल। इसके लिए कौन सा जाके ह्यूस्टन में और बोविंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आवश्यकता है? दैट्स ऑल। और खूब सारा पढ़ लिख के लोग आए हैं, उनको बोले जरा लिख के बताइए हुजूर, क्यों अमेरिका में जन्म हुआ, तर्क दे दीजिए। उनके होंगे ही नहीं, उनके पास तथ्य कुछ होंगे, वो सब राम कहानी कहेंगे जो आपके पास भी है, ये बता नहीं पाएंगे। बट और यूपीएससी को ये चाहिए, ये देते नहीं हो तो नंबर आता नहीं है। ये एक बार जान लोगे तो लगेगा ही नहीं कि कब नंबर आया इतना, है ना। एक बात, औद्योगिकरण, एक ही बात से सब्जेक्ट का जन्म नहीं हुआ। चलिए आप बस टाइटल लिखिए, औद्योगिकरण, कहानी पढ़िएगा, अच्छे से लिखा है, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं, जाके आज ही नोट्स लेना है। दूसरा, एक कारण तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दूसरा कारण लोक प्रशासन के उद्भव में वुड्रो विल्सन की भूमिका। अब एक प्रोफेसर ने बड़ा गजब का काम कर दिया, हालांकि इसको अभी पढ़ना है आगे। यही जन्मदाता हैं उनके, विष्णुगुप्त नहीं हो पाए, कोई और नहीं हो पाया, है ना। कौन हुए? वुड्रो विल्सन। वुड्रो, अब ये भी कमाल का प्रोफेसर था, अब ये भी 1 एक्स्ट्रा माइल वाला है। प्रोफेसरी से इसका पेट नहीं भरा, राष्ट्रपति बना अमेरिका का, 8 साल रह गया राष्ट्रपति अपनी बात को कहने के लिए। अब यही देखिए, ऐसा कोई जीजी विसा वाला मिला होता तो उसी का नाम हो जाता दुनिया में। विष्णुगुप्त अगर किए होते तो हो जाता, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। किंग मेकर बनने से नहीं होगा, कई बार किंग भी बनना पड़ता है, तब बातें हो पाती। अब देखिए, अब इनको भी पढ़ना है, इनके बारे में ब्रीफ में आज आपको बता रहा हूं। एक प्रोफेसर जो पॉलिटिकल साइंस का था, इस विषय का जन्म राजनीति विज्ञान से अलग करके हुआ है। और इसके जो गुरु थे, इस व्यक्ति के जो गुरु थे, वो थे प्रोफेसर रिचर्ड।
जो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो अक्सर कहते थे कि देखो, होता है ना बुजुर्ग होने पे थोड़ा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम पढ़ाते तो हैं, कुछ होता नहीं है। जैसे हमने ही आपको फ्रस्ट्रेशन दिखाया सुबह में, कोई पिटी ही नहीं कर रहा है। मतलब मेरी भी कमी है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो है और भी लोगों की है। ठीक, तो ऐसा चीज हो गया बुजुर्ग की वजह से। अब ये बात एक बच्चे के दिलों में लग गई कि राजनीति विज्ञान में ना जो जिन चीजों को पढ़ाया जाता है बड़ा काम का नहीं है, उसमें शुड बी वुड बी चीजों को बहुत पढ़ते हैं। अब जैसे अब उदाहरण के तौर पे देखें, लोकतंत्र। अब मान लीजिए एनसीईआरटी हमने लोक प्रशासन का नहीं बनाया, राजनीति विज्ञान का बनाया 11th 12th। 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाओगे संप्रभुता, क्या कर लेगा बताओ जरा। संप्रभुता, न्याय, हाँ एकदम न्याय, मजा आ रहा है, न्याय क्या कर लेगा जी। अभी उसको नौकरी दिलाने वाला चीज पढ़ाओ ना। तो एनसीईआरटी होना किस चीज का चाहिए था? सूचना का अधिकार का प्रयोग कैसे करें, कौन सा बात कहाँ से मिलता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, कैसे अपना पढ़ाई लिखाई करें तो हमारा करियर अच्छा हो, ये पढ़ाते ना। क्या पढ़ा रहे हो 9th 10th 11th 12th के बच्चों को? न्याय, संप्रभुता, जो बुढ़ापे में कम समझ में आता है वो अभी इतने कम उम्र में ही। क्या हाल होगा देश का। अगर आप लोग अमेरिकन होते तो लोक प्रशासन में गांव गांव में अमेरिका में पढ़ाया जाता है एक सब्जेक्ट के रूप में। अमेरिका की काउंटीज में छोटे छोटे जगह पे भी पढ़ाया जाता है। यूं ही अमेरिका की कंपनी जितनी आगे नहीं है, लोग जन्मजात उद्योगपति हो जाते हैं, जन्मजात एंटरप्रेन्योरियल उनमें क्षमताएं होती हैं, क्योंकि जानते हैं हाउ टू ऑपरेशनलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे संगठन चलाते हैं, ये उनको पता है। हमारे देश में ये नहीं है। तो हमारे देश में गांव गांव में इतिहास पढ़ाया जाता है, संस्कृति पढ़ाया जाता है ना। तो देखो इतिहास पढ़ के क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई को बनाना पड़ेगा। मनमोहन गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए रिसर्च किया और वो पबैंड के एनसीईआरटी को करने वाले थे, चुनाव ही हार गए सेकेंड टाइम। अब इस गवर्नमेंट को जब ये बात समझ में आएगी तो ये एनसीईआरटी 11th 12th तक लोक प्रशासन की उस एरिया में डाली जाएगी। और संप्रभुता, न्याय मना नहीं है, ये सब जानना चाहिए। ये सब चीज का सेंस पहले से रहे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यही सब चीज पढ़ा के आज 21वीं सदी का जीवन नहीं जी सकते। हॉब्स लॉक रूसो का जीवन नहीं जी सकते आप आज तो भाई आज के युवा को रोजगार ना मिले और लोकतंत्र दे दीजिए, रह लेगा? हुमा हुमा करके कौन किसको मार देगा कब पता ही नहीं चलेगा है। तो चाहिए रोजगार, और भारत को विकसित देश बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उद्यमीय क्षमता कि एक आदमी, चलो जी एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो हम एक रूटीन पढ़ाई लिखाई किए और एसएससी का एक नौकरी लेके क्लर्क बन गए, 60 साल क्लर्क होकर रह गए, कौन सा जिंदगी जिया? इससे अच्छा छोड़ो इंटरनेट कैफे खोल दिया, 10-20 लोग को रोजगार तो दिया। भारत को भी ये चाहिए, लेकिन वो चलाने के लिए उसको पता होना चाहिए कि कैसे संगठन बनाते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ऑडिटिंग कैसे होगा, कर्मचारियों से बिहेव कैसे होगा, महिला कर्मचारी है तो उसका हित कैसे रहेगा, इत्यादि इत्यादि। उसको प्रशासनिक प्रबंधकीय क्षमता उसमें होनी चाहिए, तब वो अपने उद्योग के तरफ बढ़ेगा, उद्यमीय भावना का विकास होगा। और इस उद्यमीय भावना से रोजगार भारत में बढ़ेगा, रादर देन कि वो खुद किसी न किसी रोजगार में रोजगार देने वाला बनना है, तब जाके ये होगा। और ज्यादा टाइम नहीं है देश के पास, 15 साल में तो बूढ़ा हो जाएगा देश। आज आप रट रहे हो ना डेमोग्राफी, जवान है जवान है, जवान का परिभाषा में क्या है? हमारे जैसे लोगों को भी उसमें डाल देते हैं, जबकि कब से बुजुर्गियत आ गई है ना। 10-15 साल में होगा बूढ़ा है, तो क्या कर लोगे? एक समय के बाद उद्यमीय भावना रहने से भी कुछ थोड़ी होगा। ये सब चीज कहीं पे निबंध में किसी दूसरे एरिया में कोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक्स में किस तरह का चीज होता है। क्योंकि एक विषय के साथ ना आपका एक ग्रोथ जो होता है वो समझ का, वो एक अलग नेचर का होगा जो कई जगह काम आएगा। ठीक है, सॉरी, अरे सब वो कोई सब करने से नहीं है ना। एक ओवरऑल बात है कि हम लोग जल्दी से फ्रांस और जर्मनी के जोन में चले जाएंगे। 1-2 डिकेड अगर मिस्टेक किए तो ये सब होगा। जैसे स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा है, उसी सेंस में स्किल बढ़ाइए, नॉलेज नहीं। स्किल बढ़ाइएगा तो नौकरी देगा दूसरे को, जितने को नौकरी देगा उतना तेजी से
वैल्यू एडिशन होगा इकोनॉमी में और इकोनॉमी बूम होगी, और एक बार कर लेना जरूरी है, छलांग मार देना जरूरी है। जैसे आपका जो उम्र है अभी, अगर अभी सो जाओगे तो करियर सो जाएगा। अभी भी सोचने लगोगे कि सुबह में उठ के हम चना खाएं, मूंग खाएं, योगा करें, हम ब्लड टेस्ट करा के चेक करें कि कुछ में सल्फर कम तो नहीं हुआ, या कोई, अभी बहुत उम्र है यार। या कभी चेहरा खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते, आंख काला हो जाए तो दुखी हो गए, सो लेते हैं, यहां तक होने दो, काला पीला हरा चलेगा। एक बार करियर पीछे, एक बार आईएएस बन जाओगे ना, चेहरे पे कितना भी काला हरा लाल हो, बाल बचा हो ना बचा हो, पतले हो मोटे हो, पता नहीं कौन कौन सी फैमिली से कैसे कैसे लोग मिलेंगे, आपको कुछ पता नहीं है। जो भी सोचते हो सब एक ही मिनट में हो जाएगा, वरना उस चीज को करने के लिए आज जितना ध्यान रखोगे चेहरे पे, वो कुछ नहीं मिलने वाला, होगा भी तो बेगाना हो जाएगा। समझ गए? तो असली समझ, विजडम यही है कि इस समय का हेल्थ बिगड़ जाएगा, अभी आपकी उम्र में हेल्थ वापस आ सकता है, करियर बिगड़ जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, दैट्स ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूथ का या एडल्ट ईगो जो होता है वो यही होता है। तो इस समय का भरपूर इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ना ही पैसे का सोचिए, ना ही इमोशन का सोचिए, ना ही रिलीजन का सोचिए, ना ही स्पिरिचुअलिटी का सोचिए, ना ही पॉलिटिक्स का सोचिए। करियर, करियर एंड करियर, दैट्स ऑल। बस एक और एक मात्र लक्ष्य। ना ही सोशल, अभी इतना भी नहीं कि एंटी सोशल बन जाओ, लेकिन आपका प्रायोरिटी में ये जरूर होना चाहिए। ठीक है? तो जब भी एक प्रोफेसर ने ये कहा, एक स्टूडेंट को लग गया कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, मैं कुछ करूंगा, तो इसने क्या किया, पीएचडी किया और पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ा पढ़ा के वहां पे बताया कि खराब है। कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पबैड अच्छा है, पबैड कराया। इतने ही में नहीं माना, घूम घूम के विश्वविद्यालय में, यूरोप में गया, यूरोप में बाउंड्री खुली है, बस में बैठा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सब जगह घूमा, सब जगह सेमिनार करके बोला पॉलिटिकल साइंस खराब है। क्यों खराब है, क्या बोला, उसके लिए अलग चैप्टर है, एक दिन आएगा, वुड्रो विल्सन के विचार, उस दिन डिटेल से बताएंगे। ठीक है? अभी आप एक स्टोरी एक बना लीजिए माइंड में कि कैसे ये हुआ है। वहां से भी कुछ नहीं हुआ तो उसने अमेरिकी कांग्रेस को कहा कि साहब हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं, हमें सुनिए। तो लोग कहते थे, सोचते थे एक सन की प्रोफेसर है, बड़ा तंग किए हुए, जब बुलाओ तो जरा देखें क्या कहता है। आके बताया तो हतप्रभ कर दिया तर्क से। अब वो सीनेट और उनकी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, ये दोनों उनके जो सीनेटर थे और रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो बड़ा प्रभावित हुए कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। ऐसे ही दुनिया में बोलोगे कि हेल्दी रहो, है ना, करेज रखो, तो लोग बोलेंगे हाँ, तो करेगा नहीं कोई। तब ये फिर देखो सन की है। अब विष्णु गुप्त ये काम किए होते तो उनका नाम हो जाता कि जन्मदाता विष्णु गुप्त लोक प्रशासन के। कभी भी कोई जीवन में ना पागल आदमी ही कुछ बड़ा करता है, कोई ना कोई पैशनेट व्यक्ति ही दुनिया बदला है, बिना पैशन का कोई कुछ किया नहीं है। इस व्यक्ति ने ठान लिया कि अब अगर राजनीति से होता है ना तो अब मैं राजनीतिज्ञ बनूंगा, और बन गया, और राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का। 1912 में यही चीज लोगों को बताना शुरू किया। अमेरिका के लोग पढ़े लिखे थे, समझ गए नहीं बात तो ठीक कह रहा है, तर्क बात है, सही है, और वही कैंडिडेट हो गया, चुनाव जीत गया, 8 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति। पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर, और ऐसा प्रोफेसर जिसे लोक प्रशासन विषय को स्थापित कराना था, वो बन गया अमेरिका का राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति बनोगे तो आपके पास माँ है, राम, अल्लाह, ईसा मसीह है, बजट है, तो क्या दिक्कत है, कराओ जो करना है। यू आर ऑल्सो ए मैनेजर ऑफ द कंट्री, सीईओ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जितनी विश्वविद्यालय थी अमेरिका में, विश्वविद्यालय स्टेट एक्ट से होती हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल एक्ट के हैं ना बहुत सारे अच्छे अच्छे, JNU, DU, स्टेट एक्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, ऐसा है। सभी स्टेट्स को ग्रांट्स दिया, ये लो पैसा, और एक नया दुकान खोलो, एक डिपार्टमेंट लगाओ, वहां पे बोर्ड लगाओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाना है। प्रोफेसर था ही, लिख के दे दिया, ये पढ़ाओ। अमेरिका में सैलरी बंद, जो इसके लिए रिसर्च करेगा उसको ग्रांट्स मिलेगा। तो सैलरी छोड़ के रिसर्च की परंपरा शुरू हुई और सब्जेक्ट का जन्म हो गया। इस तरीके से विषय ये आया। तो एक व्यक्ति ने इसको खड़ा करवा दिया
और 8 साल बना रहा और बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लगवाया भी यही था, लेकिन वो बाद में बताएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकवाने में 14 सूत्रीय कार्यक्रम इसी राष्ट्रपति ने चलाए, जो लोक प्रशासन का जन्मदाता है, प्रोपाउंडर है, और नोबेल पीस प्राइज इस व्यक्ति को मिला है। समझ गए? ये दूसरा कारण है कि लोक प्रशासन का जन्म अमेरिका में ही हुआ, क्योंकि वुडरो विल्सन जैसा व्यक्ति इसके पीछे था और जिसने इतना एफर्ट लिया। अब ये काम कोई भारत में किया होता, एक काम कर जाता है एक प्रोफेसर, थोड़ा भाग्य ने साथ नहीं दिया उसका, वो आगे पढ़ोगे तो मिलेगा। उसका नाम है मैक्स वेबर और जगह है जर्मनी। कहानी बाद में बताएंगे, है ना। पूरी तैयारी कर चुका था वो कि जर्मनी का पहला चांसलर, जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक शक्तियां उनके पास होती हैं, जर्मनी में चांसलर के हाथ में वास्तविक शक्तियां हैं। तो जर्मनी में तो राजशाही थी ना, वहां से निकाल करके रिपब्लिक बनाना और चांसलरशिप को लेने के लिए पूरा प्लान किया हुआ था। तो अमीर के यहाँ जन्मा था, कपड़े का व्यापारी के यहाँ पढ़ा ओढ़ा, सोशियोलॉजी से प्यार हो गया, पढ़ाया, गजब का प्रोफेसर था, फ्रीबर्ग हिडेलबर्ग के प्रोफेसरी किया, समाज को समझा, यूरोपियन समाज को, और राजनीति में मोबिलाइज कर लिया। और अब चांसलर की तैयारी थी, भगवान ने साथ नहीं दिया। 1920 में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और दिमाग की नसें फटने से हो गया डेथ, और जर्मनी का पहला चांसलर 1921 में, वरना यही व्यक्ति बनता। ठीक है, और ये बनता, और इसने नौकरशाही के लिए ऐसी बातें बताई हैं, तो मे भी आज आप लोक प्रशासन के प्रणेता के रूप में मैक्स वेबर को पढ़ रहे होते। तो अब बनना था पटेल साहब को, प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, तो कुछ तो बात है। तो यही है कहानी, यही है। 2 बड़े तथ्य आपने देखे जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डालना है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम पर टेलर के द्वारा अमेरिका में अध्ययन, है ना। अब ये भी एक चैप्टर है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंजीनियर जिसका नाम टेलर है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, है ना, और फ्लोरिडा में पेंसिल्वेनिया का जन्मा हुआ, और इसने अध्ययन करके कुछ कंपनियों में नौकरी किया। बताएंगे इसके बारे में, पढ़ना है आगे थिंकर में, वैज्ञानिक प्रबंधन। तो अभी मैं आपको कह रहा था कि ये विज्ञान एवं तकनीक का प्रभाव कहाँ दिखा? अमेरिका में। तो समस्या भी यही हुई, उत्पादन नहीं हो रहा था। कृषकीय मजदूर वहां माइग्रेट हो गए थे, उनको जितना पैसा चाहिए था नहीं मिल रहा था, और जो चलाने वाले थे वो दबंग तो थे लेकिन प्रोफेशनल नहीं थे, व्यावसायिक नहीं थे। मतलब संगठन चलाते कैसे नहीं जानते थे, जमींदार लोग थे। जमींदार और सेना के लोग अगर उद्योग चलाएंगे तो कैसा होगा? तो इस वजह से उद्योगों में समस्या थी। उसके निराकरण के लिए एक व्यक्ति ने अमेरिका में अध्ययन किया जिसका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उसने कुछ बात बताया जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। इस टेक्नोवाइट मूवमेंट के रूप में सोवियत संघ में भी, जो कि समाजवादी व्यवस्था थी, वहां पे भी उसके विचार लागू हो गए। और क्या बताया? उद्योग कैसे चलाएं, उद्योग भूल जाइए, संगठन कैसे चलाएं। लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है, या प्रशासन में संगठन कैसे चलाएं। तो टेलर के वजह से भी अमेरिका में ही इस विषय का उद्भव